हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सुमित। अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे आप हमारे ब्लॉग एड्रेस से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लॉग की लिंक आपको यहां दिख रही होगी। इसी के साथ आप हमें फेसबुक पेज पे भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस ये रहा आपके सामने। ब्लॉग और फेसबुक पेज की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है, आप वहाँ से जाके लिंक को ओपन कर सकते हैं। Today we will see some more questions on time response analysis. प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस के लिए। आज मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं जहाँ पे आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर कर सकूँ। साथ ही मैंने आपको कुछ ऐसे कंसेप्ट भी क्लियर करने की कोशिश की हुई है जो मैं आपको थ्योरी पार्ट में नहीं बता पाया था। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट यहाँ से क्लियर कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिट फीडबैक सिस्टम इज GS इक्वल टू K/S मल्टीप्लाइड बाई 1+ST। क्वेश्चन है हमारा डिटरमिन द फैक्टर बाई विच गेन K शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट ओवरशूट ऑफ द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स बी रिड्यूस फ्रॉम 75% टू 25%। तो यहाँ से हमें एक ऐसा फैक्टर निकालना है जिसे हम K से मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा ओवरशूट है वो डिक्रीज हो जाए फ्रॉम 75% टू 25%। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ओवरशूट का फॉर्मूला होता है हमारे पास e⁻⁻⁴ डिवाइड बाई √1 - del स्क्वायर। तो यहाँ से हम डेल की वैल्यू निकाल सकते हैं और हमें यहाँ पे निकालना है एक ऐसा फैक्टर जिसे हम K से मल्टीप्लाई करें। K है हमारे पास गेन, तो हमारा ओवरशूट डिक्रीज हो जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम देख के समझ सकते हैं कि जो हमारा डेल होगा वो रिलेटेड होगा K से किसी तरह से। अब K और डेल के बीच में क्या रिलेशन है ये हमें डेल के एक्सप्रेशन से पता चलेगा, और डेल का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी होगी। तो यहाँ पे हमें गिवन है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, और अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की। तो यहाँ से जब हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है GS/1 + GS × HS। तो यहाँ से हमें ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा K/S 1+ST + K, और यहाँ पे हमें इनपुट गिवन है 1/S। यहाँ से जब हम रिस्पांस निकालेंगे तो रिस्पांस मिलेगा हमें इनपुट मल्टीप्लाइड बाई ट्रांसफर फंक्शन, और फाइनली रिस्पांस की वैल्यू मिलेगी हमें ये। यहाँ पे हमें रिस्पांस इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना। तो ट्रांसफ़र फंक्शन हमें मिल गया है और इसकी जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है इसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब हम स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगी डेल एंड ओमेगा एन की वैल्यू। तो व्हेन वी कंपेयर दिस इक्वेशन टू स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन then we will get the value of omega n equal to √k divided by t, and the value of del is equal to 1/2 √k into t. Here k is open loop gain and t is time constant. यहाँ पे हमें given है MP1 that is overshoot 1 equal to 0.75 and MP2 is 0.25, और MP का फॉर्मूला होता है हमारे पास e⁻⁻⁴ डिवाइड बाई √1 - del स्क्वायर। यहाँ पे मैं डेल को del1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा बाई टेकिंग लॉग बोथ साइड देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल। तो यहाँ से हमें डेल की वैल्यू मिलेगी 0.091। इसी तरह से यहाँ से हम निकाल सकते हैं del2 की वैल्यू जो हमें मिलेगा 0.403। अब यहाँ पे आप देखें जो डेल का एक्सप्रेशन है हमें वो मिल रहा है 1/2 KT। तो यहाँ से जो हमारा del1 होगा वो होगा 1/2 √k1t, एंड del2 जो होगा वो होगा 1/2 √k2t, क्योंकि यहाँ पे जो k है हमारा वो वेरिएबल है और जो t है हमारा टाइम कांस्टेंट वो हमारा एक कांस्टेंट है। तो जैसे ही हम डेल की वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू भी डिफरेंट मिलेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं del1 एंड del2 का एक्सप्रेशन। अब यहाँ से हमें K1 एंड K2 के बीच में रिलेशन निकालना है। तो आप देख सकते हैं
when we divide del 1 by del 2, then we will get the relation between k1 and k2, because यहाँ पे जो t है टाइम कांस्टेंट वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें k1 और k2 के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। तो when we divide del 1 by del 2, that is 0.091 divided by 0.403, तो यहाँ पे हमारे पास del 1 का एक्सप्रेशन है 1/2 अंडर रूट ऑफ k1t, del 2 का एक्सप्रेशन है हमारे पास 1/2 अंडर रूट ऑफ k2t। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी अंडर रूट ऑफ k2 डिवाइड बाई k1 इक्वल टू 0.091 डिवाइडेड बाई 0.403। तो यहाँ से हमारे पास k2 मिलेगा इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाइड बाई k1। सो द फैक्टर इज 0.05 by which k is multiplied so that the overshoot will be decreases from 75% to 25%। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 0.05। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन है हमें ट्रांसफर फंक्शन 10 डिवाइड बाई एस प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एस प्लस 5। यहाँ पे हमारे पास इनपुट है यूनिट स्टेप इनपुट दैट इज़ 1/s और रिस्पॉन्स है हमारे पास cs। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड ओमेगा एन दैट इज़ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, डेल डैम्पिंग रेशियो, ओमेगा डी दैट इज़ डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, एमपी ओवरशूट एंड टीआर एंड टीपी दैट इज़ राइज टाइम एंड पीक टाइम। अब जो मैंने आपको अभी तक बताया था वो बताया था स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन। जो सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के लिए हमारा स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन होता है वो होता है ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 डेल ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अगर हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन गिवन हो इस फॉर्म में, यहाँ पे आप देख सकते हैं k से मल्टीप्लाई किया गया है स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन को, तो इस तरह का जो ट्रांसफर फंक्शन होगा हमारे पास, तो जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा वो रिस्पॉन्स मिलेगा हमें k मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स। सपोज अगर मैं स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स को cs से डिनोट कर रहा हूँ तो हमें जो न्यू रिस्पॉन्स मिलेगा वो होगा c1s दैट इज़ इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाई cs। और इस तरह के रिस्पॉन्स की जब हम स्टेडी स्टेट वैल्यू निकालेंगे तो हमें स्टेडी स्टेट वैल्यू मिलेगी k। अभी तक जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स मिलता था हमें, वहाँ पे स्टेडी स्टेट वैल्यू मिलती थी हमें 1 और यहाँ पे हमें स्टेडी स्टेट वैल्यू मिल रही है k। अगर हम इसका रिस्पॉन्स देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स है जहाँ पे हमारी स्टेडी स्टेट वैल्यू होती थी 1, हमें रिस्पॉन्स मिलता था इस तरह से, ये एक डैम्प्ड ऑस्किलेशन है। अब जो हमें न्यू रिस्पॉन्स मिलेगा वो मिलेगा इस तरह से, यहाँ पे हमारे पास स्टेडी स्टेट वैल्यू होगी k। फॉर दिस टाइप ऑफ सिस्टम c1s इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाई cs एंड टाइम डोमेन की बात करें तो c1t इज इक्वल टू k इंटू ct। यहाँ पे जो हमारे पास रिस्पॉन्स मिल रहा था स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन के लिए वो मिल रहा था ये 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस डेल ओमेगा एन टी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस डेल स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस 5। अब जो हमें न्यू रिस्पॉन्स मिलेगा, न्यू रिस्पॉन्स में कुछ नहीं हो रहा है, बस k से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे इसको बताने का रीज़न ये है कि जब भी इस तरह का हमें कोई ट्रांसफर फंक्शन मिले जहाँ पे जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसमें एक गेन का मल्टीप्लाई हो दैट इज़ k, तो जो हमारा फार्मूला होगा टी आर और टी पी का दैट इज़ राइज टाइम एंड पीक टाइम वो सेम होगा एंड द फार्मूला ऑफ एम पी विल बी चेंज। अब एम पी का फार्मूला कैसे चेंज होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ था प्रीवियस, वहाँ पे जो हमें ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन था वो था 10/s² प्लस 6s प्लस 15। अब जो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन होता है हमारा वो होता है ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 डेल ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारी ये वैल्यू है ये है हमारी ओमेगा एन स्क्वायर। अगर ये स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन होता तो यहाँ पे 10 की जगह होना था हमारे पास 15, मतलब स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमारा न्यूमरेटर पार्ट और ये जो पार्ट है ये इक्वल होता है।
तो यहाँ पे 10 गिवन है हमें, तो मतलब यहाँ पे एक गेन का मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब वो गेन क्या है, गेन की वैल्यू निकालने के लिए हम इसे स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 15 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 15 एंड दिस 15 इज मल्टीप्लाइड बाई द फैक्टर k विच इज़ गेन। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है ये जो फैक्टर है ये इक्वल है 10 के। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिलेगी 10 डिवाइड बाई 15 विच इज़ 0.67। अब इस ट्रांसफर फंक्शन को देखें तो ये हमारा डिनोमिनेटर पार्ट होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एंड बाय दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा एन एंड डेल विच इज़ अंडर रूट ऑफ 15 एंड 0.774। यहाँ पे आप देखें इस तरह के ट्रांसफर फंक्शन के लिए डेल एंड ओमेगा एन की वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो सेम होगी। इसी तरह से आप ओमेगा डी की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज़ डैम्पिंग फ्रिक्वेंसी, वो होती है हमारे पास ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस डेल स्क्वायर। तो यहाँ से आप ओमेगा एन एंड डेल की वैल्यू पुट करके ओमेगा डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो हमें मिलेगी 2.45 रेडियन पर सेकेंड। इसी तरह से इस क्वेश्चन के लिए हम स्टेडी स्टेट वैल्यू निकाल सकते हैं। स्टेडी स्टेट वैल्यू होती है हमारे पास s इंटू सी एस वेयर s टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे हमें स्टेडी स्टेट वैल्यू मिलेगी 0.67। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास जो स्टेडी स्टेट वैल्यू मिलती है वो मिलती है k, और यहाँ पे हमारा k गिवन है 0.67। तो स्टेडी स्टेट वैल्यू मिलेगी हमें 0.67। इसी तरह से हम स्टेडी स्टेट एरर निकाल सकते हैं। स्टेडी स्टेट एरर मैंने आपको बताया था वो होता है डेविएशन फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। इनपुट है हमारे पास 1 एंड आउटपुट हमें मिल रहा है 0.67। तो जो हमारा स्टेडी स्टेट वैल्यू होगी वो होगी 0.33। और इस सिस्टम के लिए जब मैं रिस्पांस ड्रॉ करूँगा तो रिस्पांस हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे हमें एक डैम्प्ड ऑस्किलेशन मिलेगा जिसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू होगी 0.67। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इस तरह के सिस्टम के लिए जो टी आर और टी पी है वो सेम होगा। टी आर का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई माइनस 5 डिवाइडेड बाई ओमेगा डी, और यहाँ पे हमारे पास फाई की वैल्यू होती है 10 इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस डेल स्क्वायर डिवाइड बाई डेल। तो जब यहाँ से आप सारी वैल्यू को रखेंगे और टी आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको टी आर मिलेगा 1 सेकेंड, और टी पी होता है हमारे पास पाई बाई ओमेगा डी। ओमेगा डी की वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही थी 2.45। जब आप इसे यहाँ पुट करेंगे तो हमें टी पी की वैल्यू मिलेगी 1.28 सेकेंड। अब बात आती है ओवरशूट की। तो ओवरशूट का फॉर्मूला होता है हमारे पास e टू द पावर ऑफ माइनस डेल पाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस डेल स्क्वायर। जब आप यहाँ से डेल की वैल्यू पुट करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.0212। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है परसेंटेज ओवरशूट निकालने के लिए। तो परसेंटेज ओवरशूट का फॉर्मूला होता है e टू द पावर ऑफ माइनस डेल पाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्टेडी स्टेट वैल्यू, जैसा कि मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया था। और यहाँ पे हमें स्टेडी स्टेट वैल्यू मिल रही है 0.67। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें परसेंटेज ओवरशूट मिलेगा 0.319। सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे जब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परसेंटेज ओवरशूट मिलेगा 3.19%। अगर यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन होता तो हमें परसेंटेज ओवरशूट मिलता 2.12, और यहाँ पे हमें गिवन है गेन के दैट इज़ 0.67। तो जो हमारा ओवरशूट मिल रहा है वो मिल रहा है 3.19। यहाँ पे आप ऐसे भी देख सकते हैं ये हमारा रिस्पांस है। अगर यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन होता तो हमें रिस्पांस मिलता इस तरह से। स्टेडी स्टेट वैल्यू होती है हमारी के, और जैसा कि मैंने आपको बताया ओवरशूट होता है हमारे पास ये स्टेडी स्टेट वैल्यू से जो डेविएशन होता है उसे हम बोलते हैं ओवरशूट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेडी स्टेट वैल्यू हमारे पास है 0.67। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे जो हमें ओवरशूट मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि प्रीवियसली हमें जो ओवरशूट मिल रहा था वो मिल रहा था 2.12%। अब हमें जो न्यू ओवरशूट मिलेगा वो मिलेगा 3.19%।
इसके बाद एक तरह का और क्वेश्चन पूछा गया था गेट में वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड नंबर ऑफ ऑस्किलेशन। अब नंबर ऑफ ऑस्किलेशन क्या होता है ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में नहीं बताया हुआ है। नंबर ऑफ ऑस्किलेशन का फॉर्मूला होता है TS/TD। यहाँ पे TS हमारे पास सेटलिंग टाइम है और जो हमारे पास TD है वो है डैम्प्ड ऑस्किलेशन पीरियड। अब ये डैम्प्ड ऑस्किलेशन पीरियड क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स जोन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा पीक टाइम है, इस टाइम को हम बोलते हैं पीक टाइम, और जो हमारा सेकंड पीक टाइम है वो है हमारे पास ये। सपोज़ यहाँ पे फर्स्ट पीक टाइम हमारे पास T1 एंड सेकंड पीक टाइम है हमारे पास T2। तो जो हमारा डैम्प्ड ऑस्किलेशन पीरियड होगा वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, दैट इज़ T2 माइनस T1 हमें मिलेगा TD, दैट इज़ डैम्प्ड ऑस्किलेशन। तो जैसा मैंने आपको बताया था पीक टाइम होता है हमारे पास n π/d एंड फर्स्ट पीक के लिए हमारे पास n की वैल्यू होती है 1 एंड सेकंड पीक के लिए हमारे पास n की वैल्यू होती है 3। तो यहाँ से जो हमारा डैम्प्ड ऑस्किलेशन पीरियड मिलेगा वो मिलेगा 3π/ωd माइनस π/ωd, दैट इज़ 2π/ωd। जब हम इसे इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें नंबर ऑफ ऑस्किलेशन की वैल्यू मिल जाएगी। और सेटलिंग टाइम जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट 2% टॉलरेंस के लिए निकालते हैं एंड फॉर 2% टॉलरेंस सेटलिंग टाइम इज़ 4/Δωn। जब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे तो आपके पास मिलेगा 1.334 सेकेंड। अब यहाँ पे आप इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं सेटलिंग टाइम एंड TD की वैल्यू, तो आपको नंबर ऑफ ऑस्किलेशन मिल जाएगा 0.520। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।